In this video, we are going to study the chapter number President of Lakshmikant book. We all are familiar with the term President, and in Hindi we called it as Pradhan Mantri. So, President कौन होता है और उसकी पावर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो आर्टिकल 52 से 78 जो पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप नोट्स में भी बना सकते हो उसके. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 52 से लेके 78 आर्टिकल से वो सारे हमारे एग्जीक्यूटिव, जो सेंट्रल में जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको हम पार्ट 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कौन से आर्टिकल में है 52 से 78 तक आर्टिकल के बीच में है. अब हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल में पढ़ना है, और प्रेसिडेंट तो हम अभी पढ़ रहे हैं. तो अब आपको याद भी रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ को हमें इंक्लूड करना है. फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर. प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पहले हम इलेक्टोरल कॉलेज समझते हैं. ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है उसमें कौन कौन लोग आएंगे. ठीक है, जो जिस वक्त प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उस वक्त कौन कौन से मेंबर्स वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि एमपीज ऑफ लोकसभा और एमपीज ऑफ राज्यसभा, ये दोनों लोग, और वो भी इलेक्टेड. अब इधर जो इलेक्टेड टर्म है उसका मतलब क्या है, आपको पता ही होगा कि जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है उनमें प्रेसिडेंट कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुनता है. ठीक है, नॉमिनेट कुछ अपने हिसाब से, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, वो क्रिकेट में अच्छा है, तो जो भी लोग जिनके अंदर टैलेंट है आर्ट, कल्चर, डांस में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, इन सारी चीज़ों में अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, अगर वो कंट्री में मतलब कुछ एक अलग इमेज है उनकी, तो उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है. तो दीज आर कॉल्ड नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो वो मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको किसने चुना है, प्रेसिडेंट ने, और अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो उन्हें वोट करेंगे वो. तो उन मेंबर्स को चुना नहीं जाता है, सिर्फ एमपीज, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. अब बात करते हैं क्या सिर्फ एमपी से पार्टिसिपेट कर सकते, तो नहीं, स्टेट के पास भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पावर होती है. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो विधानसभा है, असेंबलीज की बात की, ठीक है, इधर तो हमें पता है कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनमें काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और कुछ स्टेट्स में असेंबलीज होती है. तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और अगर वो स्टेट डिमांड कर रहा है कि उन्हें एक अलग गवर्निंग बॉडी चाहिए, जैसे काउंसिल की ज़रूरत है, तो उन स्टेट में काउंसिल ला भी जाती है. तो सिर्फ वही स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है फ़िलहाल तक. तो अंडरस्टूड. और फिर हम बात करते हैं, चलो स्टेट्स भी हो गए, अब बच्ची यूनियन टेरिटरीज, क्या उनके पास भी पावर है? तो फिलहाल में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के पास पावर है इलेक्शन के अंदर, और इसमें कुछ नहीं दे रखा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. अब हम फार्मूलाज की तरफ चलते हैं प्रेसिडेंट के. सो वैल्यू ऑफ एमएलएस किसे बोलेंगे हम? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं. आई होप लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सबको पता होगा. जो जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है राजस्थान, ठीक है, उस राजस्थान में से हम हमेशा एमएलएस के इलेक्शन या फिर वोट देते हैं. ठीक है, जिन्हें हम चुनते हैं वो एमएलएस होती हैं. ये एमएलएस स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी है अभी, तो कांग्रेस के पास ज़्यादा एमएलएस हैं, इसीलिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनी है. ठीक है,
अब ये स्टेट गवर्नमेंट जो एमएलएज है वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, पार्लियामेंट है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो एमएलएज, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, उन्हें हम एमएलएज कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एमपी किसे बोलते हैं, एमपी किसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। एमएलए की वोट वैल्यू क्या आती है, तो मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक एग्जाम्पल के तौर में हम करते हैं इसे, ठीक। तो मान लीजिए कोई स्टेट है, जैसे कि हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो राजस्थान में मान लीजिए 3000 लोग हैं, और मेंबर्स कितने हैं, एमएलएज कितने हैं, 30 एमएलएज हैं। तो अब हम उसको मल्टीप्लाई बाई 1/1000 कर देंगे, ये 30,000 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, और ये 0 से 0। तो वोट वैल्यू क्या हो जाएगी उस एमएलए की, मतलब हर एक एमएलए की 30 एमएलएज है, तो हर एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से हमें ये याद रखना है कि वोट वैल्यू एमएलए की 1 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल ये लिया है, तो इसीलिए आप अपने स्टेट की भी वोट वैल्यू निकाल सकते हो, एक एमएलए की कितनी होती है। तो जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उस स्टेट की एमएलए की वोट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हम एक एमपी की वोट वैल्यू की बात करते हैं। तो जितने भी वोट्स एमएलएज के आए हैं, अब 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में से जितने भी एमएलएज की वोट वैल्यू आई है, उन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जितने भी एमपीज हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सम आया है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख वोट्स, और टोटल एमपीज हैं 300, तो वो हम डिवाइड कर देंगे, और कितनी आ जाएगी वोट वैल्यू, 1000। सो एमपी की वोट वैल्यू कितनी होगी, 1000, और एमएलएज की वोट वैल्यू कितनी हुई, 1। ओके, तो ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें से फॉर्मूलेशन में, और जो ये 1000 है वो हमें याद रखना है। उसमें एग्ज़ाम में कभी ये ऑप्शन दे सकते हैं, कभी ये दे सकते हैं, तो वो कंफ्यूज कर देते हैं। ये हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना एक। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पेज में। ओके, The president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transparent। ये बात हमें याद रखनी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन पीआर सिस्टम से होते हैं, नेक्स्ट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होते हैं, और नेक्स्ट सीक्रेट बैलेट होती है। अब ये चीज़ें समझते हैं ये होती क्या है। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ए, बी और सी और डी, ठीक है, वो वोट कर रहे हैं। अब एमपीज आएंगे और एमएलएज आएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास टोटल 5 एमपीज हैं और टोटल 5 एमएलएज हैं, वो अपना वोट करेंगे, ठीक है, वोट करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट एमपी ने, ये सेकंड एमपी, ये थर्ड एमपी और ये फोर्थ एमपी, फर्स्ट एमपी ने अपनी प्रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, मतलब उन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस, सबसे पहले वो किसे जिताना चाहते हैं उसके हिसाब से देंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देना चाहेंगे मान लीजिए सी को, सेकंड प्रेफरेंस वो देंगे बी को, थर्ड प्रेफरेंस वो देंगे डी को, और फोर्थ को। फिर सेकंड एमपी ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे, और ये प्रोसेस लगातार होती जाएगी। ठीक है,
अब हर एमपी ने अपनी प्रेफरेंस दे दी है। उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, काउंटडाउन होगी, जैसे कि हमने बुक में एग्जाम्पल में दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, द वोट वाइल कास्टिंग इज वोट रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट फॉर बाय मेकिंग 1 2 3 फॉर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ पे अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, दिस मीन्स दैट द वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी एज प्रेफरेंस, मतलब वो जिसको भी जितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उतनी नंबर ऑफ वो अपनी प्रेफरेंस दे देगा। इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वो आर काउंटेड। पहली स्टेज में क्या होगा, जिनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, ठीक है, उनको काउंट डाउन किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिए, एक ने, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिए, 2 ने, और ए को कितने लोगों ने दिए, 2 ने दिए। ठीक है, 2 नहीं तो नहीं ना, फर्स्ट 1 2 3 4 5, ओके। In the case a candidate secures the required quota in the phase is declared elected। अब मान लीजिए B को 3 मिल गई और इन सबको 1 मिल गई, तो ऑब्वियसली हम B को इलेक्टेड पर्सन मान लेते, पर इधर कंडीशन हमारी वो नहीं है, इधर B और A के वोट्स हैं वो सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो अगली प्रोसेस के अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर वोट्स इज सेट इन मोशन, फिर कंटिन्यू किया जाता है। द बैलेट्स ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। अब मान लीजिए जैसे लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस डी को किसी ने भी नहीं दी, तो डी का है वो एलिमिनेट कर देंगे अपन। ठीक है, और फर्स्ट प्रेफरेंस आर कैंडिडेट एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स। दिस प्रेफरेंस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द ऑल डाउट्स आर डिस्प्यूटेड। अब ये प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, इन सबको हटा दिया जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों को मिली, तो इधर जो बी है उसको सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिए, 3 लोगों ने दिए, और ए को सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिए, 2 लोगों ने दिए। तो इधर से हम बी को क्या करेंगे, इलेक्टेड मान लेंगे। तो ये होता है पीआर सिस्टम, जो सीक्रेट बैलेट के रूप में चलता है। मतलब इन्हें एक पर्चियाँ दी जाती है जो सीक्रेटली पार्टी मेंबर्स उन पर्चियों में अपनी प्रेफरेंस राइट डाउन कर देते हैं, और एक बैलेट, ठीक है, मतलब पर्चियाँ उस बैलेट में डाल दी जाती हैं और फिर वोट्स चेक किए जाते हैं कितने वोट्स मिले हैं। अब इलेक्टोरल क्वाटा होता है। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स तो इतने तो उसके पास आने ही चाहिए, वो तो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो बीजेपी है, तो बीजेपी जो जिससे अपना प्रेसिडेंट चुनेगा, अब बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, वो पार्लियामेंट में ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सारे मेंबर्स जिस प्रेसिडेंट का उन्होंने नेम दिया उसी को ही तो करेंगे। जैसे द्रौपदी मुर्मू का नेम दिया बीजेपी ने, तो द्रौपदी मुर्मू क्यों जीती? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की, तो ऑब्वियसली वही जीतेगी। ठीक है, पर ये इतनी लॉन्ग प्रोसेस करने की भाई क्या ज़रूरत थी, वो बात भी सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द इनडायरेक्ट मेथड। अब भाई हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुना है कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसमें लोग इंक्लूड हो, ठीक है, कॉमन पीपल इंक्लूड हो, उससे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और जिसमें हमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया जाता है, पर इनडायरेक्टली हम भी उसमें इंक्लूडेड है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। ठीक है, अब जैसे हम एमएलएस को चूज़ करते हैं, ठीक है, एमपीज़, लोकसभा के एमपीज़ को चूज़ करते हैं, तो उन सबको अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करके आते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे कुछ लोग अपने जो रेस्पेक्टिव सिटीज़ हैं उनके अंदर जाते हैं, उधर जाके वोट करते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम खुद जाके वोट करते हैं। पर मान लीजिए इधर हमने क्या किया, हमारे एमपीज़ को वोट डाला, तो ये एमपीज़ किसको वोट डालेंगे, प्रेसिडेंट को वोट डालेंगे। तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव तो हमारी हैं, पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको चूज़ किया, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के जो मेंबर्स थे, बोला कि प्रेसिडेंट है, ही इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो उसे इनडायरेक्टली वोट नहीं करना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन आता है कि उसको डायरेक्टली वोट
क्यों नहीं मिला प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली वोट क्यों मिला? तो प्रेसिडेंट इज़ कंसिडर्ड एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और हम एक बढ़िया सा शब्द भी यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, दैट इज़ रबर स्टाम्प। मतलब जो पावर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मोस्टली किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। हमेशा हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हम सारे लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में इंटरेस्टेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन में इंटरेस्टेड है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतने ज़्यादा में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक कठपुतली की तरह है। प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टाम्प है, जैसा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे वैसा ही प्रेसिडेंट करेगा। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब जिसके पास रियल पावर्स नहीं है, ठीक है। ही इज कंट्रोल बाय समबडी एल्स एंड हु इज ही? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी कंट्री को इन्वॉल्व करना होता है इस चीज़ में, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इतना टाइम भी किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो ये हो गया हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। कुछ और है तो इसमें देख लेते हैं। Some members of the Constituent Assembly suggested that the president should be elected by the members of the two houses of party alone. किसी ने बोला कि भाई स्टेट को इंक्लूड ही मत करो, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट को ही इन्वॉल्व करो। The makers of the constitution do not prefer the dominative women political. अब हमने क्या बोला? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब नेशन का हेड है वो। तो नेशन में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? स्टेट्स को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना, ठीक है। हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, पूरे एक एक सेक्शन ऑफ कंट्री को हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रेसिडेंट के अंदर। तो सिर्फ पार्लियामेंट को ही क्यों, ठीक है, पार्लियामेंट को क्यों, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। द प्रेसिडेंट सिस्टम मेक्स द प्रेसिडेंट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसमें हम यूनियन को भी और एक स्टेट को भी इंक्लूड करिए, उसमें रिप्रेजेंट करिए उसमें, तो ठीक है। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं? द प्रेसिडेंट इज अ बॉडी विच मेक्स अ लिंक बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। ठीक है, अगली लाइन, अगले पैराग्राफ में कुछ बिल्कुल काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इधर हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम क्वालिफिकेशंस, ओथ्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।